गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज આપણે હિન્દીમાં પાઠ 19 महाकवि कालिदास विषय भणवाना છીએ। कालिदास संस्कृत भाषा के महाकवि हैं। उनके बारे में ऐतिहासिक और भौगोलिक जानकारी प्रामाणिक रूप से नहीं मिलती। प्रस्तुत लेख में लेखक ने कालिदास के बारे में उपलब्ध जानकारी देने का प्रयास किया है। ये जो पाठ है महाकवि कालिदास, उस पाठ का साहित्य प्रकार है जीवनी और उस पाठ के लेखक का नाम है नरपत बारहट हड़वेचा। राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट हड़वेचा ने एमए बीएड की पदवियां प्राप्त की हैं। जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न थे। उनकी विशेष रुचि काज लेखन में है। वे संस्कृति के प्रवाहों और प्रभावों को समझने में यत्नशील है। महापुरुषों को नमन करते हुए उन्होंने लिखा है कि जिन्होंने देश की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐशो आराम त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पाँव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान किया है, वे वंदनीय। महापुरुषों की जीवनियाँ आपकी प्रसिद्ध कृति हैं। इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुषों को जीवन चरित्र आपने लिखे हैं, अंकित किए हैं। प्रस्तुत जीवनी, ये जो पाठ है महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्य रचनाओं का विवरण है। इस कृति से पाठ से यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को मूर्ख बुद्धू मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक सकता है। कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। हर्षचरित से में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। तो कालिदास जो है वह संस्कृत भाषा के महाकवि के रूप में ही हम जानते हैं। स्वयं यानी कि खुद महाकवि कालिदास ने अपने बारे में कुछ लिखा नहीं है, किंतु संस्कृत भाषा के कवि बाण जो थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हर्षचरित। उनमें बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में, अभिभावक यानी कि बच्चों के पारिवारिक रक्षक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। वह कौन सा विक्रम है, इस बात का पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। फिर भी उन्हें राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। विभिन्न भाषाओं में और पहेलियों में और लोक कथाओं में उनकी विद्वानता, कविता, चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। जन्म और परिचय। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म ईस्वीसन 365 तथा निधन 445 ईस्वीसन माना है। महाकवि कालिदास के जन्मस्थान के बारे में ठीक ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी, वर्तमान में उज्जैन माना है, जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादलों से अनुरोध किया है। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति यानी कि प्रगति चरम सीमा पर पहुंची थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। समय समय पर उन्होंने सोने के सिक्के भी चलवाए थे। उनके राज्यकाल में का ठीक ठीक पता चलता है। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितने साहित्य और कला की उन्नति हुई, प्रगति हुई, उतनी कभी नहीं हुई। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक
इस युग में उत्पन्न हुए राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में ही अधिक हुई। अपने पूर्व जन्मों में बुद्धू माने जाने वाले, बुद्धू यानी कि मूर्ख, कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवावस्था तक निरक्षर यानी कि अनपढ़ थे। जिस डाल पर बैठते थे उसे उसे ही वे काटते थे। निरक्षर यानी कि अनपढ़ होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे। उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी जिसका नाम विद्योत्मा था। वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। विद्योत्मा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड यानी अभिमान। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी से साथ वह विवाह करेगी। शास्त्रार्थ यानी कि शास्त्र से संबंधित चर्चा। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंचती गई, वहां वहां के विद्वान तथा पंडित विद्योत्मा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी ग्लानि का हो रहा था। ग्लानि यानी कि दुख हो रहा था। वे इस बात का बदला लेने का उपाय सोचने लगे। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योत्मा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो उसका घमंड, अभिमान टूट जाएगा और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। अतः अब वे एक ऐसे मूर्ख की तलाश में रहने लगे और संयोग से उन्हें एक दिन ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। जो विद्वान, जो पंडित थे, उनको एक ऐसा ही युवक सामने नजर आया कि वह जिस पेड़ की जिस डाली पर बैठा था उसे ही काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने के राजी कर लिए। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह वहाँ कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बना रहेगा यानी कि चुप रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ था। उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्योत्मा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। राजकुमारी विद्योत्मा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं और शास्त्रों के जानकार हैं। आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण इस संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। विद्योत्मा को पंडितों की यह छल यानी कि कपट भरी बात नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। जो विद्योत्मा है उन्होंने एक उंगली दिखाई और विद्योत्मा का कहना था कि इस संसार में केवल ईश्वर एक ही है। तो उस मूर्ख युवक यानी कि कालिदास ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। तो उस मूर्ख युवक ने उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया। तो जो पंडित है वो पंडितों ने
इस संकेत का अर्थ विद्युत्मा को समझाते हुए कहा कि हमारे गुरु यह कहना चाहते हैं कि आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी को का कहना है कि ईश्वर और जीव दो हैं। इस संसार में ईश्वर और जीव दो हैं। इस प्रकार राजकुमारी विद्युत्मा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। उस मूर्ख युवक ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से से देने का संकेत किया। तो पंडितों ने इस बार भी विद्युत्मा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा, आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया है, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि पांचों तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्युत्मा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। एक दिन की बात है, एक ऊँट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर अयायक यानी कि अचानक बोल उठा, उठ उठ। उसको बोलते सुनकर विद्युत्मा चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी कपट भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। विद्युत्मा को मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर लिए। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। शीघ्र जल्दी ही कालिदास सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो गए, चतुर हो गए और राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्युत्मा के पास लौटे। द्वार तब भी बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्युत्मा से प्रार्थना की, अनावृत कपाट द्वार देही, यानी कि बंद द्वार खोलो। कपाट यानी कि द्वार, दरवाजा जो बंद है, अनावृत यानी कि बंद जो है उसे खोल, बंद दरवाजे को खोलो। अंदर से पत्नी विद्युत्मा ने पूछा, अस्ति कश्चिद वा अग्नि वशिष्ठ। तो विद्युत्मा ने उत्तर देते हुए कहा कि वाणी में कुछ विशेष हैं, यानी कि कालिदास जो हैं वो कुछ पढ़कर आए हैं। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचनाएं विद्युत्मा को सुनाई। विद्युत्मा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि कालिदास का स्वागत किया। कालिदास को हर क्षेत्र में गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। प्रकृति यानी कि कुदरत, उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता था। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात हैं, उनकी कोई तुलना नहीं है, उसकी कोई जोड़ नहीं। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है, हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं में मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ थे। उनमें पहला ग्रंथ है ऋतु संहार। यह एक उत्तम काव्य है। उसमें कालिदास ने अपने सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है।
ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। मालविका अग्निमित्र कालिदास का दूसरा ग्रंथ और उनका पहला नाटक है। मालविका अग्निमित्र, उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। विदर्भ जो है महाराष्ट्र में है, तो वहाँ की राजकुमारी मालविका और विदिशा के राजा अग्निमित्र दोनों की प्रेम कथा का वर्णन उसके जो कालिदास का पहला नाटक है मालविका अग्निमित्र उसमें लिखा हुआ है। तीसरा ग्रंथ है विक्रमो उर्वशीयम, कालिदास का दूसरा नाटक है और उसमें 5 अंक है तथा महाराजा पुरुरुवा और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। कुमार संभव का काव्य है। इसमें शिव पार्वती से के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म तथा उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है। इसके शुरू में कालिदास ने बादलों को दूत बनाकर, दूत यानी कि संदेशावाहक बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। उसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपने विरहणी प्रिया को पहचानने में के उपायों मेघ को बताए हैं और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षाकाल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। इसमें भारत के भूगोल की अच्छी तरह जानकारी दी गई है। किसमें? मेघदूत में। रघुवंश एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है, कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहाँ मोटी बुद्धि वाला। मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समृद्धि को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में है। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतला। अभिज्ञान यानी कि पीछे से ज्ञान होना, शाकुंतला, शकुंतला को बाद में ज्ञान होता है, इसलिए उस पुस्तक का नाम रखा गया अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका तीसरा नाटक है और उसमें 7 अंक हैं। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की प्रेम कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर हैं। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन, राजनीति, समाज, जनविश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक हमें देखने को मिलती है। अब हम ये जो पाठ हैं उसके विकल्प देखेंगे। कालिदास का जन्म स्थान क्या माना जाता है? उज्जैनी। कालिदास के कौन से ग्रंथ में दिलीप राजा से लेकर कुश तथा उनके उत्तराधिकारियों का वर्णन किया है? तो रघुवंश। कालिदास के समय में समाज में नारी की क्या स्थिति थी? तो नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। विक्रमादित्य के समय में कौन सी भाषा की उन्नति अधिक हुई? तो संस्कृत भाषा की। मेघदूत में कालिदास ने बादलों को कहाँ से जाने के लिए अनुरोध किया है? उज्जैनी से। कालिदास को हम किस रूप में जानते हैं? संस्कृत भाषा के महाकवि के रूप में। कालिदास के कौन से ग्रंथ में शिव पार्वती विवाह और तारकासुर के वध का वर्णन मिलता है? कुमार संभव। राजकुमारी ने जब एक उंगली दिखाई तो युवक ने उसका क्या अर्थ निकाला? राजकुमारी उसकी एक आंख फोड़ देना चाहती है। कालिदास के समय में उज्जैनी में किसका राज्य था? राजा विक्रमादित्य का। कालिदास ने अपने कौन से ग्रंथ में भारत के भूगोल की अच्छी जानकारी दी है? मेघदूत। पंडितों ने युवक को कौन सी बात अच्छी तरह से समझा दी? वहाँ कुछ नहीं बोलना है वरना उसकी शादी नहीं होगी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से क्या चलाया था? विक्रम संवत।
पंडितों ने युवक के गुस्से के संकेत का राजकुमारी को क्या अर्थ समझाया? पांचों तत्वों को मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है। युवक को 2 उंगली दिखाने का पंडितों ने राजकुमारी को क्या अर्थ बताया? ईश्वर और जीव 2 हैं। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर क्या सोचा? विद्यात्मा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए। राजकुमारी के 5 उंगलियां दिखाने पर युवक ने क्या संकेत दिया? युवक तमाचे का जवाब गुस्से से देने का संकेत किया। कालिदास के समय में समाज में नारियों को शिक्षा दी जाती थी, तो नृत्य, संगीत और चित्रकला की। पंडितों ने राजकुमारी को युवक का संकेत से शास्त्रार्थ करने का क्या कारण बताया? युवक का मौन व्रत चल रहा है। राजकुमारी युवक को 1 उंगली दिखाकर क्या बताना चाहती है? ईश्वर एक है। कालिदास अपने अभिभावक के रूप में किसका उल्लेख किया है? विक्रम का। उसका पति मूर्ख है, यह जानकर राजकुमारी ने क्या किया? अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी। कालिदास का पहला ग्रंथ कौन सा है? ऋतु संहार। कालिदास ने कौन से ग्रंथ में वर्षा काल और विरह का खूब वर्णन निकला है? मेघदूत में। अपने किस ग्रंथ की शुरुआत करते हुए कालिदास अपने को मोटा बुद्धि वाला कहा है? रघुवंश में। राजकुमारी को 1 उंगली दिखाने पर युवक ने क्या किया? युवक को 2 उंगलियां दिखाई। तो यहाँ पर जो पाठ होता है समाप्त होता है। अब अगले तास में जो काव्य हैं धरती किसान उसके बारे में समझाएंगे और उनका जो स्वाध्याय है मैं आपको लिखवाऊंगा। अस्तु।